एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद आज़म में। इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर डिसअपियर होता है, उसी समय दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रकट हो जाता है और उतने ही परिमाण में प्रकट हो जाता है। यानी अगर मैं इस पेन को नीचे रखा हुआ हूँ और इसको पेन को मैं ऊपर उठा लेता हूँ, तो इस पेन के पास कौन सा एनर्जी आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं पेन को छोड़ दूंगा नीचे तो पेन गिर जाएगा। तो पेन पोटेंशियल एनर्जी था जब मैं इसको ऊपर रखा, जब इसको छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी चेंज ऑफ एनर्जी तो होगा लेकिन एनर्जी लॉस्ट नहीं होगा या फिर एनर्जी गेन नहीं होगा। यानी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हम बाहर से एनर्जी दे नहीं सकते और अंदर से एनर्जी बाहर जा नहीं सकता। अब आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी एनर्जी रहेगा वो उसका परिणाम जो है, उसका जो अमाउंट है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी अगर उस आइसोलेटेड सिस्टम में 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी था तो 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते। बस जैसे हम लाइट बल्ब जलाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सोलर पैनल जो वर्क करता है, तो सोलर पैनल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। तो मैंने बता दिया कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सारे एनर्जी का सम जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी ज़्यादा नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना कमेगा। अब देखते हैं, when one form of energy is disappeared, exactly the same amount of energy is appeared in some other form। जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिसअपियर हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपियर हो जाएगा। यानी जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर होता है तो वो कई दूसरे फॉर्म में फिर प्रकट हो जाता है और उतने ही अमाउंट में प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि 10 किलो जूल एनर्जी डिसअपियर हुआ और वो कन्वर्ट हुआ तो 90 किलो जूल हुआ। नहीं, वो 10 किलो जूल है तो 10 किलो जूल ही कन्वर्ट होगा। टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब देखो, मास भी तो कंजर्व्ड है ना, मास जो है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना मास को क्रिएट किया जा सकता। तो मास भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो एनर्जी और मास, टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू रिप्रेजेंट करता है हीट को और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है और वर्क डन भी एक प्रकार का एनर्जी ही है। तो दोनों, ये हीट एनर्जी और वर्क डन, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? डेल्टा यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू इज हीट एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा यू इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जो हीट उस सिस्टम के अंदर गया उसको बोलेंगे क्यू, और जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ उसको बोलेंगे डेल्टा यू। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम समझते हैं। तो इसमें बच्चों को डाउट होता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो केल्विन और क्लॉसिस का स्टेटमेंट है वो क्या है एक्चुअल में। इट इज़ इम्पॉसिबल, केल्विन क्या कहते हैं, देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस टू टेक हीट फ्रॉम ए कोल्ड रिजर्वर एंड कन्वर्ट इट इनटू वर्क विदाउट एट द सेम टाइम ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम ए हॉट टू कोल्ड रिजर्वर। तो इसका क्या मतलब है? इसका जब हम समरी करते हैं इस बात का, तो इसका बात का समरी ये निकल के आता है कि कोई भी कोल्ड रिजर्वर किसी भी चीज़ को वर्क नहीं करा सकता। देखिए, कोल्ड रिजर्वर जो है किसी चीज़ को वर्क नहीं करा सकता। यानी कोई चीज़, कोई काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? हीट चाहिए। अब कोल्ड रिजर्वर जो है वो अपने से ज़्यादा टेम्परेचर में होने वाली चीज़ों को काम नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जब वो कोल्ड है तो किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हीट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट हॉट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कभी भी नहीं हो सकता। ये आप याद रखिए। जैसे हायर डेंसिटी वाले इलाके से लोअर डेंसिटी वाले इलाके को पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। आपने टंकी ऊपर रखा है हायर पोटेंशियल में और पानी आप नीचे से ले रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को तो आ जाएगा नेचुरली, लेकिन आपको पानी
टंकी को ऊपर भेजना है, टंकी के ऊपर भेजना है, तो फिर आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब वो एक्सटर्नल वर्क क्या है, जैसे आपको मोटर लगाना पड़ेगा, लोअर पोटेंशियल में आ जाएगा नेचुरली। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर भेजना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हॉट रिजर्वर से कोई भी चीज़ को हम वर्क डन करा सकते हैं, लेकिन कोल्ड रिजर्वर से कराने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। सेम बात क्लॉसियस ने भी कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन which is able to convey heat by cyclic process from one reservoir at lower temperature at another to another reservoir at higher temperature unless work is done on the machine by some outside agency। यानी जैसे मैंने समझाया कि कोल्ड रिजर्वर से आप जो है वर्क नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको आउटसाइड से एजेंसी लगना पड़ेगा, आउटसाइड एनर्जी देना पड़ेगा। और इसका थर्ड पॉइंट देखिए, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एस, यानी एंट्रोपी जो है उसको हम एस बोलते हैं। एंट्रोपी पता है आपको, डिसऑर्डरनेस जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में। एंट्रोपी व्हिच इज अ स्टेट फंक्शन, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए एंट्रोपी जो है या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर वो इंक्रीज करेगा, कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगा। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। आपने अपने रूम को सजा के गए, आप रूम को पूरा ऑर्गेनाइज करके गए, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि आप जब 10 महीने बाद वापस आओगे घर को तो हो सकता है सामान इधर से उधर बिखर के पड़े हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी एंट्रोपी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। या ये भी हो सकता है कि आपने जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट है। लेकिन कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आपने सामान को बिखेर के गए थे और 10,000 साल बाद भी आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामान वापस से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ऐसा हो सकता है क्या? यानी एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, या तो वो कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज कभी भी नहीं हो सकता।